everybody. Good afternoon, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिफत जावेद, आपको पता है। पिछले वीडियो में आपको लगा कि मैं बहुत गुस्से में था और उस गुस्से के पीछे शायद मेरा अपना कोई काला धन था जो मैंने छिपा रखा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। माफ़ कीजिए, मेरे पास कोई काला धन नहीं है और काश कि मेरे पास पैसे ही होते। काला धन गोरा धन तो वो बात की बात है। एक चीज़ और जो पिछले इसमें मैं बताना भूल गया था वो ये था कि देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेप है ब्लैक मनी को कर्व करने का, उससे किसको डिसएग्रीमेंट हो सकता है। आई थिंक दैट स्टेप मस्ट बी लॉडेड। उस स्टेप की तारीफ होनी चाहिए। हमारा जो मुद्दा ये था कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो की गई थी, बिल्कुल आनन फानन में कानून नाफिज कर दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि ये करना है और 4 घंटे के बाद आपके पैसे कागज के टुकड़े हो गए। उस पे मैं ये कह रहा था कि ये फ्लॉड है। और ये कितना सही साबित हुआ मेरा, आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो ब्यूरोक्रेसी है वो हेडलेस चिकन की तरह घूम रही है। आप देखें, अभी 8 दिन हुए मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस किए हुए। 8 तारीख को किया था, आज 17 है। और हुआ क्या कि इसमें रोजाना नई पॉलिसी बदली जा रही है। जो पॉलिसी पहले अनाउंस की गई थी उस पॉलिसी को 2 दिन के बाद डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। आपको पता है कि पहले एक्सचेंज जो लिमिट थी वो 4,000 रुपीज थी। उसके बाद उसको बढ़ा करके 4,500 किया गया। आज जो अनाउंसमेंट हुई है कि वो फिर से वो रिड्यूस होकर के 2,000 तक हो गया है। फिर उसके बाद जो विड्रॉल लिमिट थी वो विड्रॉल लिमिट पहले 20,000 वीकली थी, उसको बढ़ा करके 24,000 किया गया, 24,000 किया गया। उसके बाद फार्मर्स को कोई कंसेशन नहीं था। आज इशू किया गया कि फार्मर्स को 25,000 वो विड्रॉ कर पाएंगे। जिनके घर में वेडिंग्स हैं उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं था कि वो 25,000 या 24,000 से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। आज अनाउंसमेंट किया गया कि भाई उनको वो 2.5 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी रोजाना जो एक नई पॉलिसी बन रही है, ये एक कोई लेमैन भी, कोई कॉमन पर्सन भी वो जान सकता है कि वो तभी बनता है जब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी और आपने आनन फानन में बिल्कुल आपने सुबह में डिसाइड किया कि आज शाम में अनाउंस कर देना है। अब उससे ये बात होती है कि इतनी आनन फानन में इसका डिसीजन क्यों किया गया। अगर आपने, ये तो बात साबित हो गई कि कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुई थी। अगर प्लानिंग के तहत होती तो आप सबसे पहले जितने भी हमारे पास जो नए नोट्स प्रिंट करने थे वो नए नोट्स प्रिंट किए जाते। वो लाखों करोड़ की तादाद में है, उसको आपने प्रिंट करना था, वो आपने नहीं किया। जो एटीएम्स है अप एंड डाउन दी कंट्री, जो एटीएम्स है उसको आप कैलिब्रेट करते, वो आपने नहीं किया। जिसका हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मेस है सारे बैंक्स के बाहर में। हमने भी वीडियो बनाई है, आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। 47 लोगों की जाने जा चुकी है बाय द वे, 47 लोगों की। इट्स ऑल रिलेटेड टू डीमोनेटाइजेशन अनाउंसमेंट और ये चल रहा है। एंड गॉड फॉरबिड के कितना बढ़ेगा। आई होप कि ये रुक जाए। किसी भी इंसान का जान जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है और उनके घरों में क्या मातम अभी हो रहा है यह आप सबको बखूबी अंदाजा हो सकता है। तो जो बात यह है कि ये आनन फानन में हेस्टी डिसीजन क्यों लिया गया। आज सुबह में मैंने एक स्टोरी लिखी इस पे, जनता का रिपोर्टर पे। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली असेंबली में दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपोजे किया और उसमें उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप के यहाँ जो रेड हुई थी और सहारा ग्रुप पे जो रेड हुई थी और उससे जो डॉक्यूमेंट्स निकले थे और अप्रेजल रिपोर्ट जो बनाई गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने, उन अप्रेजल रिपोर्ट्स की जो एंट्रीज उन्होंने सीज की थी वहां से अपने रेड्स के दौरान, उन एंट्रीज का जो उन्होंने वहां पे मेंशन किया है वो बहुत ही इंक्रिमिनेटिंग है। ये आपको पता है। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट कि किस तरह से बिरला ग्रुप की एक एंट्री में कहा गया था कि 25 करोड़ रुपया किसी सीएम गुजरात को दिया गया। और ये वो पीरियड था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के। फिर ये बातें आई कि जो डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद 2-3 डॉक्यूमेंट्स हमने फिर रिवील की जनता का रिपोर्टर पे। वो डॉक्यूमेंट्स थी जो सहारा के प्रेमिसेस पे जो रेड्स हुए थे और उसके बाद जो वहां से डॉक्यूमेंट्स निकली थी और उसमें जितनी भी एंट्रीज थी। इसको कल हमने रिपोर्ट किया कि किस तरह से उसमें किसी सीएम गुजरात एक एंट्री में कहा गया था, दूसरे एंट्री में मोदी जी का नाम लिखा हुआ था और ये कहा गया था कि इनको डिफरेंट ओकेजन्स पे
जो कुल मिलाकर के 40.1 करोड़ की पेमेंट हुई थी। उसी में सीएम मध्य प्रदेश के नाम पे दिखाया गया कि 10 करोड़ की पेमेंट हुई थी। फिर ये कहा गया कि सीएम छत्तीसगढ़ को 4 करोड़ की पेमेंट हुई थी। फिर किसी एक शायना एनसीजी का नाम था जिसमें कहा गया था कि वो बीजेपी की चीफ है महाराष्ट्र में, उनको 4 करोड़ की पेमेंट हुई थी। तो ये तमाम चीजें हमने दिखाई है। अब मसला ये होता है कि जब कल ये प्रशांत भूषण जी से बहुत लंबी बातें हुई और चूंकि उनसे इस बात करने का मकसद ये था कि उन्होंने इस पे केस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में वो जा चुके हैं और डिफरेंट जो जांच के एजेंसीज हैं उनको भी उन्होंने अप्रोच किया हुआ है, उनको उन्होंने कंप्लेंट डाला हुआ है। वहां से जो बातें सामने आई और जो क्रोनोलॉजी जो उनका हमने देखा कि जिस डेट को उन्होंने कंप्लेन किया और उसके बाद जो डीमोनेटाइजेशन की उथल पुथल हुई, तो इससे बिल्कुल एक कहीं ना कहीं एक शक, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं डीमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के पहले और उसके पीछे ये इन डायरीज का तो कोई हाथ नहीं था। और कैसे हाथ हो सकता है इसका भी मैं जिक्र करूंगा। मैंने देखिए, आप आइए जनता का रिपोर्टर पे मैंने बहुत डिटेल उसको लिखा है, बट आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो ब्लॉग सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ सॉर्ट ऑफ कॉमन मैन्स टर्म और कॉमन वुमेन्स टर्म। उसमें जो आप क्रोनोलॉजी को देखें कि 25 अक्टूबर को, बाय द वे ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में कुछ लोगों के पास जुलाई से थी, लेकिन इट वॉजन अंटिल 25 अक्टूबर को, इस साल जो पिछला महीना जो गुजरा है, 25 अक्टूबर को प्रशांत भूषण ने सीवीसी, एसआईटी और डिफरेंट एजेंसीज को लिखा इसके बारे में कि ये बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य हैं, बहुत ही जो दस्तावेज उनको मिले हैं बहुत एक्सप्लोसिव हैं और इस पे इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए। क्या था उनमें? उनमें यह था कि सहारा के यहाँ जो रेड हुआ था उसमें से 130 करोड़ रुपया कैश मिला था और उसके बाद उसमें एंट्रीज में देखा गया था कि इन तमाम लीडरों को पेमेंट्स हुए थे और भी जो डॉक्यूमेंट्स है जिसको हमने पब्लिश नहीं किया हमारे पास है कि किनको पेमेंट्स होने वाले थे उनके भी नाम है और उनमें कई लीडरों के नाम है, उसमें कांग्रेस के भी नाम है, बीजेपी के भी नाम है, सबके नाम है उसमें। हमने उसको इसलिए नहीं किया कि वो पेमेंट हुए ही नहीं थे तो और फिर ये कि जब पेमेंट्स हुए ही नहीं थे तो फिर उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है, अनएथिकल है। चूंकि सेंसेशनल न्यूज़ करना तो हमारा मकसद नहीं है, जब तक कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो की जाती है। यहाँ पे हमने इसलिए किया कि इसमें पेमेंट एंट्रीज के हिसाब से पेमेंट हो चुकी थी तमाम को। 25 अक्टूबर को प्रशांत भूषण ने इन तमाम एजेंसीज को लिखा और एक कोइंसिडेंस देखिए कि 2 दिन के बाद 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को जागरण न्यूज़पेपर में, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं और मैं कर चुका हूं पिछले वीडियो ब्लॉग में, हूबहू सरकार के क्या प्लान्स हैं, किस तरह से 500 और 1000 रुपीज को वो स्क्रैप करने वाली है और किस तरह से मार्केट में 2000 रुपए का नोट लाया जाएगा, इसका पूरा जिक्र है और ये हमारी वेबसाइट पे है, आप देख सकते हैं और ये अभी स्क्रीन पे भी हम दिखाएंगे, आप उसको देख लीजिए। 27 अक्टूबर को ये 8 नवंबर को, अब आते हैं 8 नवंबर को, चूंकि मोदी जी ने 8 नवंबर को अनाउंस किया था डिमोनेटाइजेशन का। 8 नवंबर को सुबह में इन्होंने, एक होता है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ये क्या होता है? इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन एक बॉडी है। जब आप किसी चीज पे अपने इनकम टैक्स पे डिफॉल्ट करते हैं या आपके यहाँ कोई रेट्स होता है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अनअकाउंटेड अगर कैश मिलता है, तो ये वो बॉडी होती है जो वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है। जब आपके यहाँ कोई रेड होता है और चीजें पकड़ी जाती हैं और इनकम टैक्स वाले आपके खिलाफ एलिगेशंस लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तो 2-3 चीजें होती है। या तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में कंटेस्ट करें और वहां पे जाकर के वो लंबा प्रोसेस है, पहले इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल आप जाएंगे, उसके फैसले को चैलेंज करेंगे, फिर लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो लंबा खिंच जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के पास जाएं और आप अपने आपको एक मौका वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है टू कम क्लीन, और वो आप जाकर के कह दें कि ये इतना हमने डिक्लेयर नहीं किया था, उस पे जो आपकी पेनल्टी होगी या जो भी आपका टैक्स होगा, ड्यू होगा, वो सेटलमेंट कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि वो करके और वो आपको मामले को रफा दफा कर सकती है। सेटलमेंट कमीशन के पास ये भी एक अथॉरिटी है कि वो लीनियंसी बरतते हुए आपको माफ भी कर सकती है। और बाय द वे सेटलमेंट कमीशन का जो फैसला है फाइनल होता है, उसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
तो जब 25 को इन्होंने लिखी ये बात, तो प्रशांत भूषण जी का ये कहना है कि ये चीजें सरकार में जंगल में आग की तरह फैल गई, कि ये मामला अब लोगों की नजरों में आ चुका है। तो आनन फानन में ये चीजें खबर कर दी गई सरकार के आला अधिकारियों को, और कुछ सूत्रों के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को भी इसकी सूचना दे दी गई कि ये तमाम चीजें अब आ चुकी हैं, और इन्होंने लेटर लिख दिया है तमाम जांच एजेंसीज को। 8 तारीख को जब ये सेटलमेंट कमीशन को इन्होंने लिखा, प्रशांत भूषण जी ने, उन्होंने कहा कि इन मामले में, ये मामला बहुत सीरियस है और इन मामलों में लीनियंसी न बरती जाए सहारा के खिलाफ, चूंकि ये जो रेवलेशंस है बहुत ही सीरियस इन नेचर है। और ये इत्तेफाक देखिए, और देखिए 8 तारीख को ये एक बहुत बड़ा, इसको आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं, इत्तेफाक कह सकते हैं, कि 8 तारीख को जब इन्होंने सेटलमेंट कमीशन को लिखा और कहा कि ये मामला बहुत सीरियस है, जो रेवलेशंस, जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत ही सीरियस इन नेचर हैं, तो इसमें कोई भी लीनियंसी नहीं बरती जानी चाहिए। तो जब सरकार के आला अधिकारियों को यह पता चला, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को यह पता चला, तो सूत्रों का यह कहना है कि उनको ये यकीन हो गया कि अब जहां से एक लीनियंसी बरतने का एक वाहिद ऑप्शन था वो भी अब खत्म होता नजर आ रहा है। तो उसके बाद जाकर के उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। बिल्कुल कोइंसिडेंस हो सकता है। अगर ये कोइंसिडेंस है तो ये सदी का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस होगा। बिकॉज एक और कोइंसिडेंस देख लीजिए, 8 तारीख को, जिस दिन 8 तारीख को डिमोनेटाइजेशन का फैसला होता है, उसी दिन कथित तौर पे वेस्ट बंगाल बीजेपी यूनिट के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जमा होता है। 60 लाख एक मरतबा, 40 लाख एक मरतबा जमा होता है। ये भी आप अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे, इसकी जो सबूत है। प्रशांत भूषण ने भी इसको ट्वीट किया था और कई भाजपा के कई एमपीज ने भी इसको कंफर्म किया है। तो ये दोनों बहुत बड़े कोइंसिडेंस होने चाहिए थे। अब ये होता है कि सेटलमेंट कमीशन का एक और क्या इंपॉर्टेंस था। सेटलमेंट कमीशन अगर ये फैसला दे देती कि सहारा को फाइन देना है या नहीं देना है, सेटलमेंट कमीशन फैसला दे देती, तो एक चीज तो ये होता कि उस मामले को कोई भी पक्ष चैलेंज नहीं कर सकता था किसी भी कोर्ट में। दूसरा, उसका जो सबसे बड़ा फायदा था कि उसके बाद सहारा को ये राइट हो जाता कि वो सेटलमेंट कमीशन को कहे कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास सीज्ड हैं उसे वापस कर दिया जाए। और फिर ये सहारा पे ये इल्जाम है कि वो सहारा फिर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती। अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो फिर क्या नुकसान है? डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो नुकसान यह है कि वो डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स के पास बदस्तूर इंटैक्ट रहेंगी, कायम रहेंगी। और फिर वो कहते हैं कि फांसी का फंदा जिन लोगों का नाम है उनके सर पे हमेशा लटकता रहेगा कि कल को कोई दूसरी सरकार आ गई, शायद वो उस मामले को दोबारा से खुलवा ले। तो सेटलमेंट कमीशन में जाने का फायदा यह था कि वहां से मामले को रफा दफा करवा करके और तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ये जो चीजें आ रही हैं, फिर ये कि आज ही सुबह में हमने वो बीजेपी के एमएलए का हमने बयान, जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी सूचना तो अदानी और अंबानी बकौल उनके पहले से पता थी उनको डिमोनेटाइजेशन का। तो ये तमाम चीजों को जब आप एक करें तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एक रेज होता है प्राइम मिनिस्टर के डिमोनेटाइजेशन के प्लान पे। और इसकी जो है बहुत गहरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मामला पब्लिक इंटरेस्ट में है और बहुत बड़ा ये है। अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, अप्रोच कर चुके हैं प्रशांत भूषण जी, डिफरेंट एजेंसीज को अप्रोच कर चुके हैं, तो वी होप कि वो कोई भी इस पे करेक्टिव मेजर्स लेंगे। एंड आने वाला जो समय होगा, जो टाइम होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ दे एक्ट ऑन दिस मैटर। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।